भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 उपनिवेशवाद और देहात विषय 9। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुदाल और हल। चूंकि उपनिवेशवादी जो शासन था उस शासन का काम हुआ करता था अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए। आज तक हमने देखा जितनी भी जमींदारियां थी वो जमींदारियां उस जमीन पर खेती करवाती थी जो किसी गांव के या शहर के आसपास या समतल हुआ करती थी। लेकिन आज हम देखेंगे उपनिवेशवादी शासन ने अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए लोगों को, कृषकों को, काश्तकारों को पहाड़ी क्षेत्रों में भी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया, जंगलों में भी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी के लिए हम यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर, गीली का मतलब जो सिंचाई युक्त ज़मीनें थीं जो कि गांव या शहर के आसपास हुआ करती थी, उन ज़मीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। यानी आज हम ध्यान कहाँ करेंगे, जो गीली ज़मीन थी उन ज़मीनों से हटाकर सूखे अंचलों की ज़मीनों पर करेंगे जहाँ सूखा रहता था, पानी की कमी हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्थायी कृषि थी उसकी जगह हम झूमिंग कृषि यानी परिवर्तनशील कृषि की ओर ध्यान करेंगे। पर्वतों पर की जाने वाली कृषि पर हम ध्यान करेंगे। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं से के बाहर की ओर विस्तार होने से आए। आज हम देखें जो कृषक इनकी जो सीमाएं थी उन सीमाओं के बाहर विस्तार हुआ और उसके कारण जो परिवर्तन आया आज हम वो भी देखेंगे। हम देखेंगे जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में, राजमहल एक क्षेत्र था, राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ इन पहाड़ियों के आसपास बहुत कुछ केंद्रित रहेगा। इस पाठ में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बहुत कुछ केंद्रित रहने वाला है। तो राजमहल की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल, राजमहल की जो पहाड़ियां थी यहाँ स्थापित या स्थित जो जंगल था और उसके आसपास जो चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। यानी उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में राजमहल की पहाड़ियां, उसके आसपास का जंगल और चारागाह समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। यानी जब परिवर्तन होने लगे तो इनमें क्या क्या झगड़े और झंझट होते हैं हम देखेंगे। आज 2.1 राजमहल की पहाड़ियों में कहाँ पहुँच रहे हैं हम, महल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मतलब 1800 के बाद जो भी वर्ष आएगा वो 19वीं शताब्दी का वर्ष कहलाएगा। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। किसने किया यहाँ का दौरा? बुकानन ने। बुकानन एक ब्रिटिश शासन का जिम्मेवार अधिकारी भी था और एक यात्री भी था, एक सर्वेक्षक भी था। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती हैं। बुकानन ने लिखा, क्या लिखता है कि जो राजमहल की पहाड़ियां ये अभेद्य हैं। अभेद का मतलब इन्हें भेदा नहीं जा सकता, इनको पार नहीं किया जा सकता, अभेद्य हैं। बुकानन के अनुसार राजमहल की पहाड़ियां अभेद हैं, इन्हें भेदा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन क्या लिखता है, यह एक ऐसा इलाका था जहां यानी खतरनाक इलाका था जहां यात्री जाने से डरते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। बुकानन क्या कहता है? बुकानन कहता है कि वो जहां कहीं भी गया उसने उस क्षेत्र के लोगों के व्यवहार को अपने प्रति शत्रुतापूर्ण पाया। वहाँ के लोग
उसको शत्रु मानते थे। तो या वो कहता है उस वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था, शत्रुतापूर्ण था। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। यानी जो भी कंपनी के अधिकारी होते थे उनके प्रति वो आशंकित थे और क्या करते थे, वहाँ जाने उनसे बातचीत करने से भी डरते थे, तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए। बुकानन लिखता है कई बार तो ऐसा लगता है कि वो अपने घर बार और गांव छोड़ करके भाग गए, क्योंकि वो कंपनी के अधिकारियों से डरते थे और उनसे बात करने आशंकित थे और उनसे बात करने से भी डरते थे, इसलिए वो गांव छोड़ करके भाग गए। ये पहाड़ी लोग कौन थे? बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? अब दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है ये पहाड़ी लोग कौन थे और बुकानन के आने से ये भाग क्यों गए? ये पहाड़ी लोग कौन थे, ये प्रश्न है आपके लिए एक। और दूसरी बात क्या है यहां पर, पहाड़ी लोग कौन थे और वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? इस बुकानन के अध्ययन से इस बात का हमें पता चल जाता है, हमें हमारे दिमाग में दो प्रश्न आ जाते हैं, ये पहाड़ी लोग कौन थे और बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? पहाड़ी लोग कौन थे और बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? सबसे पहले हमें जानना है पहाड़ी लोग कौन थे और दूसरा हमें जानना है बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे। चूंकि पूर्व में भी हम इसमें बता चुके हैं, जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के या औपनिवेशिक कंपनी के अधिकारी इन इलाकों में जाते थे तो वो इनके प्रति आशंकित रहते थे और इनका सामना नहीं करते थे। कभी कभी तो इनको देख करके अपने घर बार छोड़ करके जंगल की ओर भाग जाते थे। तो क्या बात है कि ये भागते थे और ये पहाड़ी लोग कौन थे, इसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में केवल यही जानेंगे ये कौन थे और ये क्यों आशंकित थे। चलते हैं। बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। बुकानन ने एक पत्रिका लिखी है, एक मैगजीन है बुकानन की। उस मैगजीन का अध्ययन करने के बाद, उस पत्रिका का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि इनकी हालत, यानी पहाड़ी लोग जो थे इनकी हालत कितनी तरस खाने लायक थी। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी में लिखी थी, यानी उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था। जहां जहां बुकानन गया पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, उन स्थानों के बारे में बुकानन ने लिखा है। और उसने क्या लिखा है इसमें, जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था, उसी के बारे में उसने डायरी लिखी। कहां गया, किन से मुलाकात की और उनके रीति रिवाज क्या थे। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकार को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। मतलब उसकी डायरी हमें मिली बुकानन की, उस डायरी के बारे में हमने देखा वो कहाँ की यात्रा की, किन लोगों से उसने मुलाकात की और क्या क्या उनके रीति रिवाज थे जिनसे उसने मुलाकात की। लेकिन ये डायरी काफ़ी नहीं है, इससे हमारे दिमाग में सैकड़ों प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और ये डायरी ही केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकती है, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकती है। इसके लिए हमें अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा, हमें समझना होगा अन्य ऐतिहासिक तथ्य। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें, दृष्टिपात का मतलब तो नजर डालें, तो यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के, परवर्ती मतलब जिनमें परिवर्तन हुआ था राजस्व व्यवस्था में, उन दशकों के बारे में यदि हम उनके अभिलेखों पर नजर डालें तो क्या होगा, हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, इन्हें पहाड़िया क्यों कहा जाता है। चूंकि बुकानन की डायरी से ये नहीं मिलेगा,
हमें 18वीं शताब्दी के परिवर्तित दशकों के राजस्व संबंधी रिकॉर्डों से ये पता चल जाएगा कि इन लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता है। आइए हम इसी प्रश्न को खोजने के लिए प्रयास करते हैं। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। कहाँ रहते थे? राजमहल की जो पहाड़ियां हुआ करती थी उनके इर्द गिर्द रहते थे। वो इर्द गिर्द का मतलब पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। राजमहल की पहाड़ी के आसपास। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास घूमने वाला है। तो जो पहाड़िया लोग थे वो कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द का मतलब उसके चारों ओर रहते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और जंगल की जो उपज होती थी, वनों से जो संग्रहण करते थे, उससे अपनी गुजर बसर करते थे। वनों से जो उन्हें प्राप्त हो जाता, चाहे वो आखेट से प्राप्त हो या शिकार से प्राप्त हो, उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। और झूम खेती किया करते थे। खेती कैसी करते थे? झूम, जिसको स्थानांतरणीय कृषि, झूम या इसको मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उस प्रकार की खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर क्या करने वाले हैं? वो जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर, वहां का जो घास फूस था उसको जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। जंगल का छोटा सा हिस्सा लिया, वहां झाड़ियों को काटा, घास फूस हुई, उसको जला दिया और वो एक खेत तैयार कर लेते थे। और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन यह पर ये पहाड़ियां लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। अब जमीन पर उन्होंने आग लगा दी, जला दिया, किसको? घास फूस और झाड़ियों को। तो जो राख बनी, राख में होता है पोटाश नामक पदार्थ, जो कि उपज के लिए बहुत आवश्यक होता है। कि इसका सूत्र होता है पोटाश को व्यक्त करने के लिए हम जब उर्वरक देते तो NPK, ठीक है। तो इस प्रकार से पोटेशियम होता है। तो इसमें पोटाश जो होता है वो क्या होता है? उपजाऊ होता है। तो उस पदार्थ से, यानी उस जली हुई राख से पोटाश बनती थी। पोटाश से जमीन उर्वरक बन जाती थी और उस जमीन से वो क्या उगाते थे? खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा उगा लेते थे। 3 खेतों फसलों की जानकारी मिलती है, ज्वार, बाजरा और दालें। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे और जो कुदाल होते थे उससे जमीन को क्या करते थे? खुरच लेते थे। यहां कुदाल शब्द हमारा शुरू में ही लिखा है, कुदाल और हल। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे। कुदाल से जमीन को खुरचा और उन्होंने वहां खेती शुरू की। सबसे पहले क्या किया? जंगल में झाड़ियां काटी, घास फूस में आग लगाई, राख से यानी पोटाश उसमें खेत की जमीन में उपज का काम करती थी, उर्वरक का काम करती थी। उसमें वो ज्वार, बाजरा और विभिन्न प्रकार की दालें उगा लिया करते थे। कुदाल से जमीन को खुरचते थे, कुछ समय के लिए खेती करते थे। जब उसमें खेती में उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो उस जमीन को परती छोड़ करके दूसरी जगह खेती करने लगते थे। परती का मतलब कुछ दिनों तक फिर वहाँ खेती नहीं करते थे, कुछ वर्षों तक, उसके बाद पुनः उस पर खेती करने लगते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। यानी जब उसको परती छोड़ देते थे तो उसमें क्या होता था? खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। अब वो क्या करते थे? उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। महुआ जो होता है उसके फूल इकट्ठे कर लेते थे जंगलों से। बेचने के लिए रेशम के कोया और राल, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। कितनी चीजें मिल गई उनको? सबसे पहले महुआ के फूल मिले, इसके बाद रेशम के कोया और राल। रेशम का कोया जानते हो आप? रेशम बनती है, एक अंडा कीड़ा होता है, कीड़ा अपनी राल से अपने लिए घर बनाता है और फिर उस
वो एक गोल गोल बना लेता है और उसी में मर जाता है, वो बंद कर लेता है। इतना मूर्ख होता है, अंदर से बंद कर लेता है और बाद में वो बाहर नहीं निकल पाता और उसी में वो मर जाता है। उससे रेशम बनती। तो रेशम के उन्हें उसी जो अंडाकार उसने जो घर बनाया था उसको रेशम का कोया कहा जाता है। तो रेशम के कोया और राल और काठ कोयला, कोयला दो प्रकार का होता है। एक तो जीवाश्म से बना हुआ कोयला जो नीचे से निकलता है खानों से, और दूसरा कोयला होता है काष्ठ कोयला, लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बनता है काष्ठ कोयला। तो काष्ठ कोयला बनाने के लिए या काठ कोयला बनाने के लिए वो लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। जैसे जमीन जो परती छोड़ दी, पहले खेती की उन्होंने, और खेती करने के बाद जब उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट हो गई तो उसको परती छोड़कर दूसरी जगह खेती करने लगते थे। तो यहाँ जो पेड़ पौधे थे उनके नीचे घास फूस उगाता था, वो उनके लिए चारागाह का काम करता था, मतलब पशुओं को चराने के लिए चारागाह का काम करता था। तो जो परती जमीन होती थी उस पर घास फूस उगाता था, उसको वो उनको चारागाह के रूप में उसका प्रयोग करते थे। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, शिकारियों और झूम खेती, मतलब झूम खेती क्या थी? झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर और उस पर कुदाल से खुरच करके वहाँ खेती करते थे, जिसमें दाल, ज्वार और बाजरा की खेती उगाते थे। तो और कुछ समय के लिए बाद में वो उसको छोड़कर दूसरी जगह खेती करने। तो शिकारियों, झूम खेती करने वालों और खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। यानी वो क्या क्या काम करते थे? सबसे पहले वो शिकारी थे, झूम खेती करते थे, खाद्य सामग्री को बटोरते थे, काठ का कोयला बनाते थे, और रेशम के कीड़ों को पालने वाले जो लोग थे ये सब पहाड़िया थे, और इनका एक जीवन का यही चक्र था। क्या करते थे ये? इनकी जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। सारा काम जंगल से, खेती तो जंगल में करना, और खाद्य सामग्री बटोरना तो जंगल से बटोरना, काठ का कोयला बनाना तो जंगल से ला करके बनाना है, कीड़े पालना रेशम के तो भी जंगल से। तो जंगल से इनकी जिंदगी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ बनाते थे वो झोपड़ियाँ? अपनी इमली के पेड़ों के बीच में। चूंकि इमली के पत्ते बहुत घने होते हैं इसलिए उसमें पानी नीचे आने की संभावना कम होती है, इसलिए वो झोपड़ी अपनी बनाते थे इमली के पेड़ के नीचे। और आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे। आम के पेड़ की छाया में वो आराम करते हैं, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे हवा अच्छी लगती है, उसके पत्ते जो होते हैं वो हवा के लिए उपयुक्त होते हैं। वे पूरे प्रदेश की अपनी निजी भूमि, यानी जो उनका जो पहाड़ी प्रदेश था, राजमहल की जो पहाड़ियों का आसपास का जो क्षेत्र था वो उनके लिए एक अपना क्षेत्र था। पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। वो इस बात पर प्रतिरोध करते थे कि बाहर का व्यक्ति कोई ना आए, क्योंकि बुकानन भी एक बाहर का व्यक्ति था। तो हमें यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि पहाड़ी लोग कौन थे। ये अब स्पष्ट हुआ है। उनका व्यवसाय, उनका कार्य, जंगल को अपनी निजी संपत्ति मानना, और राजगीर की पहाड़ियाँ जो थीं या राजमहल की जो पहाड़ियाँ थीं उन पहाड़ियों के आसपास ही वो रहते थे और पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। इसमें वो बाहरी लोगों के प्रवेश से ऐतराज करते थे, प्रतिरोध करते थे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? चलिए, वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे। यानी जो पहाड़िया लोग होते थे, इनके मुखिया जो होते थे वो अपने पूरे समूह में एकता बनाए रखते थे। आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे। आपस में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो मुखिया लोग क्या करते थे? आपसी झगड़े निपटा दिया करते थे। अगर उनकी किसी कारण से अन्य किसी समूह से, अन्य जनजातीय समूह से लड़ाई झगड़ा छिड़ जाता था तो इसके जो मुखिया लोग होते थे
वो लड़ाई झगड़े का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार रहते थे, अर्थात उससे झगड़े में सबसे आगे वही मुखिया हुआ करते थे। इसके बाद इन पहाड़ियों को अपनी मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे। अब क्या करते थे, इनका मुख्य काम क्या था, जो पहाड़ी क्षेत्र था इनका मूलाधार था। ये अपनी निजी संपत्ति मानते थे, यही इनका मूल आधार था, और वो ये मानते थे कि ये पहाड़ियल जो क्षेत्र है, ये जंगल का जो क्षेत्र है जहां हम निवास करते, ये हमारा मूल क्षेत्र है, इसमें हम और किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो पहाड़ियों से उतरकर मैदानों में आते थे, और मैदानों में जब आते थे तो यहाँ से लूट लेके जाते थे, माल लूट के ले जाते थे मैदानी लोगों से। अचानक आए और लूटा और ले गए। पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। मतलब उन किसानों को लूट जाते थे मैदानी इलाकों में जहाँ किसान खेती बाड़ी करते थे, और उनके फसल माल जो भी था वो लूट कर ले जाते थे। कौन लोग? पहाड़िया लोग। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। जो पहाड़िया लोग होते थे ये क्या करते थे, ये आक्रमण कब करते थे? कॉमन वे पर ये आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि ये आक्रमण उस अवस्था में करते थे जब इनको लगता था कि अकाल पड़ गया है, अकाल के कारण उनके जीवन को लाले पड़ रहे हैं, इनके पास खाने को कोई सामग्री नहीं है, तब वो पहाड़ से उतर कर आते थे और उन किसानों को लूट के ले जाया करते थे जो किसान मैदानी इलाकों में रहते थे। उनको वो लूट के ले जाते थे। कब ले जाते थे? जब अकाल पड़ता था या इनके खाने के लिए वस्तुएं खत्म हो जाती थी, जीवन जीने के लिए वस्तुओं का निर्वाहन के लिए वस्तुएं प्राप्त नहीं होती थी, उस अवस्था में ये क्या करते थे, वहां आकर के मैदानी इलाकों से किसानों को लूट ले जाया करते थे। साथ ही में ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए भी एक तरीका था। एक तरीका ये भी था हमला करने का कि मैदानी इलाकों में जो बसे हुए लोग हैं उनको ये दिखाने का कि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे पास ताकत अधिक है, हम आपको कभी भी लूट के ले जाएंगे। तो ये ताकत दिखाने का भी एक नया तरीका था उनका मैदानी लोगों को। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। 3 उद्देश्य हो गए। अगर प्रश्न आता है पहाड़ी लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे, सबसे पहले खाद्यान्न के लिए। जब अकाल पड़ता था, जब इन्हें जीने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो अपने जीवन को बचाने के लिए मैदानी इलाकों के किसानों को ले जाते थे। दूसरा इसका कारण क्या था आक्रमण का? अपनी ताकत दिखाने के लिए आक्रमण करते थे। और तीसरा था राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी करते थे। जब वो आक्रमण करते थे तो मैदानी इलाकों के जो नेतृत्वकर्ता होते थे वो उनके नेतृत्वकर्ता से या मुखिया से संबंध बनाते थे, आपस में समझौता हो जाता था और समझौते के रूप में एक निश्चित राशि उनको देनी पड़ती थी। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर, जो मैदान में रहने वाले जो जमींदार थे उनको अक्सर पहाड़ी मुखियाओं, पहाड़ में रहने वाले इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। क्या करते थे? नियमित रूप से उन्हें खिराज देते थे। जो जमींदार होते थे ये क्या करते थे, इनसे संबंध बना लेते थे पहाड़ी मुखियाओं से। और इन पहाड़ी जाति के जो मुखिया होते थे, चूंकि पहाड़ी जाति के मुखिया क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे, तो आक्रमण से बचने के लिए ये उनसे संबंध बनाते थे और इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। उन्हें नियमित रूप से कुछ ना कुछ खिराज देते थे, मतलब एक टैक्स टाइप का हो जाता था और वो इनको दे देते थे, जिससे शांति खरीद लेते थे। इनके बीच में एक करार हो जाता था कि अब आप हम पर आक्रमण नहीं करोगे, हम स्वयं आपके पास इतनी खिराज भेज दिया करेंगे। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। अब आती है बात किसकी? ये तो गांव के जमींदार की बात हो गई, किसानों की बात हो गई। अब व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारी चूंकि घोड़ों पर, गधों पर, बैलगाड़ियों में अपना सामान लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने जाया करते थे। जब वो जंगल के रास्ते से निकलते थे तो ये पहाड़िया लोग उनके सामान को लूट लेते थे, तो उनका व्यापार नहीं हो पाता था। तो व्यापारियों ने भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन पहाड़िया लोगों के मुखिया से समझौते किए थे।
जिससे कि वो बेखौफ होकर के अपना व्यापार कर सके। तो उनको वो एक पथकर देते थे। पथकर मतलब रास्ते का टैक्स, हम यहां से निकलेंगे, ये टैक्स है, लेकिन हमें कोई लूटेगा नहीं। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। जब व्यापारी पहाड़ी जातियों के मुखिया को पथकर दे देते थे, पथ मीन्स रास्ता होता है, रास्ते का टैक्स उनको दे देते थे, तो वो इस बात का आश्वासन देते थे कि आपको जंगल में निकलना है, आपको हम सुरक्षित निकलवाएंगे, हमारे अतिरिक्त भी आपको और कोई नहीं लूट पाएगा। तो वो उनकी रक्षा करते थे। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। भाई, लेन देन की संधि अधिक समय तक नहीं चली। अब होता क्या है, यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। ये कब खत्म हो गई? अभी जो पहाड़िया लोग, कहाँ की पहाड़ियाँ थी? राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उसके आसपास के जंगलों में और पहाड़ों पर खेती करते थे। अब 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने स्थिर खेती के क्षेत्र को बढ़ा दिया, उसका दायरा बढ़ाया, और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए। अब एक नई जाति की एंट्री होने वाली है इसमें, और वो कहलाएंगे संथाल। संथालों की एंट्री होगी इसमें, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया था, 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने स्थिर खेती का दायरा बढ़ाया, जिससे उन्हें अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। क्योंकि पहाड़िया लोगों से ब्रिटिश शासन को कोई राजस्व नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने अब अपनी स्थिर खेती का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ तोड़ लगाया, कुछ षड्यंत्र किया, कुछ योजनाएं लाए। और जब ऐसा होने लगा तो पहाड़िया लोगों का क्षेत्र समाप्त होने लगा, जहां वो रहते थे, जिसको वो अपना मूल आधार मानते थे, जिसको वो अपना एक क्षेत्र मानते थे, निजी क्षेत्र मानते थे। अब वो क्षेत्र का अपहरण होने लगा, किसके द्वारा? अन्य जाति के लोगों के द्वारा, क्योंकि अब वो स्थिर खेती के क्षेत्र का विस्तार होने लगा। तो पहाड़ियों के और जंगलों को काट कर, पहाड़ियों को समतल बनाकर वहां खेती की जाने लगी, तो पहाड़िया लोगों को भागना पड़ा। ये स्थिर समझौते नहीं रह पाए। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई, सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। जमींदारों ने और जोतदारों ने जो जमीन कैसी थी, धान मतलब परती थी, उस पर खेती नहीं होती थी, अब वहां धान होने लगी। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था। अंग्रेजों के लिए किसका? स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था। अब वो क्या करने लगे? स्थायी कृषि करने लगे। वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी कृषि का विस्तार हो, जिससे हमें अधिक से अधिक राजस्व मिल सके। जूमिंग कृषि कैसी होती है? अस्थायी कृषि होती है। आज इधर है, कल उधर है, उन्हें राजस्व नहीं मिलता उस पर। लेकिन ब्रिटिश शासन ने या अंग्रेजों ने स्थायी कृषि को का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे। क्या मानते थे वो लोग? क्या मानते थे? जंगलों को उजाड़ मानते थे। मतलब जंगल से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो जंगलों को वो उजाड़ मानते थे। अब यहां देखते हैं अपन, और वनवासियों को, जंगलों को तो उन्होंने उजाड़ मान लिया, और वनवासियों के बारे में क्या सोचते थे? को असभ्य, बर्बर और उपद्रवी और क्रूर समझते थे। जो वन में रहने वाले पहाड़िया लोग होते थे उनको असभ्य मानते थे, बर्बर मतलब हिंसक मानते थे, उपद्रवी मानते थे और क्रूर समझते थे। वो मानते थे ये उपद्रव करने वाले हैं और क्रूर हैं। उसके लिए मतलब उनको वो उपद्रवी, क्रूर, बर्बर इत्यादि नामों से पुकारते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। अब अंग्रेजों ने सोचा इन पर शासन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उपद्रवी हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, तो इन पर शासन करना कठिन है। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी। इसलिए
ब्रिटिश शासन ने सोचा ये जंगल में रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पर तो हमें जंगलों की सफाई कर देंगे तो ये भाग जाएंगे और यहाँ हम स्थायी कृषि प्रारंभ कर देंगे। और जंगली लोगों को पालतू या असभ बनाना होगा, सब बनाना होगा। कैसा बनाना होगा? जो जंगली लोग हैं इनको क्या बनाना है? पालतू बनाना और सब बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा। जंगली लोगों से कौन सा काम छुड़वाना होगा? शिकार का काम। वो शिकार करते हैं वो भी उनसे बंद करवा देना होगा। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों-ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, अब क्या होने लगा? स्थायी कृषि बढ़ने लगी, जंगलों को साफ कर दिया गया और वहाँ बड़े बड़े खेतों का निर्माण होने लगा। जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे। अब पहाड़ी लोगों का क्षेत्र कम हो गया क्योंकि उनके पहाड़ों और जंगलों को साफ करके वहां स्थायी खेती होने लगी। तो अब पहाड़ी लोग और बर्बर हो गए और वो पहले से ज़्यादा मैदानी इलाकों पर हमला करने लगे। अब पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़े भी बढ़ गए। ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की थी, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। अब तो वो ज़्यादा हमले कर दिए, गांव के लोगों से ज़्यादा लूटपाट करने लगे। तब उन्होंने औपनिवेशिक शासन के जो नुमाइंदे थे, अधिकारी थे, उन्होंने इन पर काबू पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। निर्मूल का मतलब है इनके जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई। चूंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। मतलब सोचा कि हम किस प्रकार से इन क्रूरतापूर्वक इनको यहाँ से हटा दें, ये नीति अपनाई। चूंकि उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था, उन पर वो काबू नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उन्हें निर्मूल करने के लिए, मतलब जड़ समेत समाप्त करने के लिए नीति अपनाई। और ये नीति को इतिहासकारों ने क्रूर नीति कहा है। और उनका शिकार संहार करने लगे। अब तो उनका शिकार और मारना, जहां मिले मार दो, जहां मिले पहाड़ी लोग उसको मार दो, उसका शिकार कर लो, इन्हें समाप्त कर दिया जाए, ऐसी नीति उन्होंने अपनाई। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा। अब क्या होने लगा? इन्होंने भागलपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और 1780 की दशक की बात है। वहाँ के कलेक्टर का नाम था ऑगस्ट क्लीवलैंड। ऑगस्ट क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। यानी पहले इन्होंने क्रूरतापूर्ण नीति अपनाई, जहाँ भी पहाड़ियाँ मिले उनको मार दिया जाए, उनका शिकार कर लिया जाए। लेकिन 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था। ये कहा कि जो पहाड़िया जाति के मुखिया हैं उनको वार्षिक भत्ता हम देंगे, 1 वर्ष तक उनको कुछ दिया करेंगे, वर्ष में 1 बार। और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। पहाड़िया मुखियाओं से कहा गया कि वो बदले में अपने अधिकारी, अपने जो और कार्यकर्ता हैं और लोग हैं पहाड़ियों के, उनका चाल चलन ठीक करें, मतलब उनकी क्रूरता कम करें। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। यानी वो पहाड़िया लोग अपनी बस्ती में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों में अनुशासन रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने कहा हम आपसे वार्षिक भत्ता नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे कहा जा रहा था कि आप अपने लोगों को सब रहने के लिए सीख दोगे, उनको नियंत्रित करोगे, उनको अच्छे
मतलब क्रूरता से हटा लोगे, लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। जिन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों की इस नीति की या क्लीवलैंड साहब की शांति की जो प्रस्ताव था, जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया था, उन्होंने अपने समुदाय का अस्तित्व ही खो दिया, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों और वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। अब तो वो क्या हो गया, औपनिवेशिक सरकार उन्हें भत्ता देती थी तो लोगों ने वो एक वैतनिक कर्मचारी बन गए, और जब वैतनिक कर्मचारी बन गए तो जैसा उनका आका अर्थात ब्रिटिश शासन कहेगा वैसा उनको करना था, तो इनकी सत्ता समाप्त हो गई। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहा था तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। जब सैन्य लोगों ने, जिन पहाड़ी लोगों ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, क्लीवलैंड साहब का, कौन थे, भागलपुर के कलेक्टर, उनका शांति का प्रस्ताव जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ज्यादातर लोगों ने नहीं किया था, और जिनने किया था वो अपनी सत्ता खो बैठे। तो जिनने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था वो अपने आप को बचाने के लिए गहरी पहाड़ियों में चले गए, यानी अंदर और जंगल में चले गए, उस जगह को छोड़कर भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 और 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की, यानी ये चले गए थे 1780 के दशक में, अब 10-11 में उसने यात्रा की, 1810 और 11 में जब उसने पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा की, मतलब 20 वर्ष के आसपास हो चुके थे, कम से कम 20 वर्ष से ऊपर हो चुके थे जब उसने यात्रा की। कौन चले गए थे, पहाड़ी गहरी पहाड़ियों में या अंदर भीतरी भागों में, यही पहाड़िया लोग। अब वो बुकानन उस जगह की यात्रा करता है। बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। निश्चित था, स्वाभाविक था कि बुकानन की जब यात्रा पहुंची तो बुकानन की तरफ उनका जो दृष्टिकोण था, बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे, हम इस प्रश्न का उत्तर तलाश रहे हैं। तो जैसे ही बुकानन ने 1810 और 11 में पहाड़ी इलाकों की यात्रा की तो निश्चित था कि उसको वो संदेह की नज़र से देखेंगे। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ क्या असर होने वाला है, यानी घुसपैठ का क्या असर। जब पहाड़िया लोगों को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कौन सी बातें, जब उन्होंने शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए थे, क्रूरतापूर्ण दमन यानी समूल नष्ट करने के लिए, निर्मूल करने के लिए उनका शिकार किया जाता था, उन्हें वो जब यादें आने लगी पहाड़िया लोगों को, तो उन यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। अब फिर उन्हें संदेह होने लगा था कि बुकानन जो आया है तो कुछ ना कुछ फिर असर होगा, क्योंकि कुछ वर्ष पहले की उनकी यादें ताज़ा हो गई कि कैसे ब्रिटिश सरकार उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। मतलब पहाड़िया लोगों को इस बात का संदेह था कि जितने भी जो गोरे लोग हैं, ये लोग यहाँ केवल हमारा जीवन और हमारी जमीन छीनने के लिए आते हैं और दूसरा इनका कोई काम नहीं है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। इसी बीच पहाड़िया लोगों को एक नई सूचना और मिली थी और वो सूचना थी संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। मतलब संथाल लोग क्या कर रहे थे, जंगलों का सफाया कर रहे थे, इमारती लकड़ियों को काट रहे थे और वहाँ उस जमीन को जोत रहे थे, वहाँ चावल और कपास की खेती करने लगे थे और बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे, जंगलों का सफाया करते हुए चले आ रहे थे। ये सूचना जब किनको लगी,
पहाड़िया लोगों को लगी, तो संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसलिए पहाड़ियों को, राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहले भी वो पीछे हट चुके थे 1780 के दशक में, अब उनको और पीछे जाना पड़ा क्योंकि संथाल लोग बड़े चले आ रहे। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों, संथाल लोग क्या करते थे, नहीं, पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे झूमिंग कृषि के लिए, पहाड़ी झूमिंग कृषि के लिए। लेकिन ये हल का प्रयोग कौन करते थे, जो नए आ चुके थे संथाल, ये जंगलों का सफाया करते हुए, चावल और कपास की खेती करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए धसे चले आ रहे थे, ये करते थे हल का प्रयोग। इनका नाम था संथाल। इसका टॉपिक का नाम है कुदाल और संथाल। इसमें दो प्रश्न थे, ये पहाड़ी लोग कौन थे और बुकानन के दौरे के प्रति आशंकित क्यों थे। ये हमारे 4 चीज़ों का हमें पता करना था। कुदाल का क्या मतलब है, हल का क्या है, और यहाँ पहाड़ी लोग कौन थे और बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे। इन चारों चीज़ों का जवाब हमको यहाँ मिल गया है। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए, किसका प्रतीक है जी, पहाड़िया जीवन का प्रतीक है जी, तो हल किसका प्रतीक हो जाएगा, संथालों का। तो हल को नए बासिंदे यानी संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आज के वीडियो में इतना ही। बुकानन कौन था, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। इसका पूरा नाम फ्रांसिस बुकानन था और एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। शल्य का मतलब होता है चीड़ फाड़ करने वाला चिकित्सक रहा, एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर रहा। कलकत्ता, वर्तमान में इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी की थी। यानी फ्रांसिस बुकानन ने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। उसका नाम था कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। कुछ समय के लिए फ्रांसिस बुकानन वानस्पतिक उद्यान के यानी बॉटनी के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। जब बंगाल सरकार ने उनसे आग्रह किया, जो कि एक चिकित्सक थे फ्रांसिस बुकानन, लेकिन जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने भूमि का भी सर्वेक्षण किया जो उसके अधिकार में थी। 1815 में वह बीमार हो गया और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। यानी अपने वंश के लिए उन्होंने हैमिल्टन को अपनाया था, इसलिए उन्हें बुकानन हैमिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक दूसरी चित्र दिया है यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों के बारे में। कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में लिया गया, हॉजेज द्वारा चित्र किया गया था। यानी हॉजेज जो थे उनके द्वारा, एक चित्रकार थे, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। विलियम हॉजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा यानी 1772 से लेकर 75 तक के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था, यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गया था। वहां से साथ भारत आया था। 1781 में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड का चित्र बना गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर हॉजेज 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। वहां हॉजेज ने कई एक्वांटेट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह हॉजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों को खोजा, यानी उनकी खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदता की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रूमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम
गीतों से प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता के से दूषित ना हो, यानी जो चित्रकार है वो आधुनिक जो कृत्रिम सभ्यता है उससे दूषित ना हो, बल्कि वो प्रकृति के नजदीक रहे और प्रकृति के सीधे सीधे चित्र बनाए। अज्ञात अभिदृश्यों को खोजे और उन दृश्यों को खोजे जो अज्ञात हैं। छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही हॉजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, उसको वो अच्छे नहीं लगे जो समतल थे, सपाट थे, ऐसे भूखंड उसको अच्छे नहीं लगे, नीरस लगे। जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य हॉजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। एक्वांटेड एक शब्द अभी इसमें आया था, इसका मतलब है ताम्र पट्टोत्कीर्णन, अर्थात तांबे के पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए लेख। एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। इसको एक्वांटेड कहा जाता है, जो कि हॉजेज ने बनाए थे।